आपके पास आते हुए। शाहीन बाग एक संवेदनशील इलाका दिल्ली का माना जाता है, यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है। फिलहाल आप वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं और क्या जानकारी दिल्ली से? देखिए, शाहीन बाग जहां पर हम मौजूद हैं, ये जब 22 सितंबर को जब रेड हुई थी तो यहाँ पर सील लगा दिया गया था, ये हेड ऑफिस था। और उसके बाद कार्रवाई करते हुए उस दिन 4 लोगों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद स्पेशल सेल ने भी इसमें कार्रवाई करते हुए बाद में जब रेड की गई और उसमें 30 लोगों को डिटेन और अरेस्ट किया गया था इस पूरे मामले में। तो लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो एजेंसीज के संपर्क में थी और एजेंसीज के संपर्क में रहने पे जिस तरीके के इनपुट मिले थे उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। दरअसल 1300 से ज्यादा मामले पीएफआई के कैडर के खिलाफ पूरे देश में रजिस्टर है, 17 राज्यों में फैला है। और 2 तरीके की चीजें थी, एक टारगेटेड किलिंग जिसकी वजह से माहौल खराब हो, और दूसरा अगर कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है तो उसको हिंसक बनाया जाए। इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे थे और इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही थी। और यही वजह है कि बेहद क्लोज वॉच रखा जा रहा था इसके कैडर्स पर, क्योंकि जब ये बनाया गया था तो जो बैन किया गया था सिमी, जब पीएफआई को बनाया गया तो सिमी के कुछ कार्यकर्ता इसके फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। इसके आधार पर जब उनकी संलिप्तता अलग अलग नजर आई, विदेशों से फंड किस तरीके से अवैध तरीके से लिए जा रहे थे, जब उस पर नजर रखी गई और उसके बाद क्राइम हो चाहे देश विरोधी गतिविधि हो उनमें की संलिप्तता पाई गई तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई। खासतौर से जो टारगेटेड पुलिस थी वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिली थी। 1300 मामले अलग अलग राज्यों में इसके कैडर के खिलाफ दर्ज हुए थे, जिनमें क्राइम और देश के खिलाफ जैसे मामले भी शामिल थे। और खासतौर से फंडिंग की बात थी, जब भी कहीं पर फंडिंग का नाम आया। हिमांशु, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। गोपी, आपके पास आते हुए पिछली बार आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। एसडीपीआई जो कि एक राजनीतिक शाखा है वो बहुत सक्रिय होती जा रही थी पिछले कुछ वक्त से गुजरात में अगर बात की जाए, और इस राजनीतिक शाखा को लेकर भी कई अहम सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। टीम ने नवसारी में छापेमारी की तो नवसारी से एसडीपीआई का जो सक्रिय कार्यकर्ता है जो अब्दुल कादिर सैयद नाम के शख्स को कल पुलिस के जरिए, गुजरात पुलिस खास करके एटीएस के जरिए उसको हिरासत में लिया गया, जो कि इनपुट जो एनआईए की ओर से दिया गया था। और उसके खिलाफ जब पुलिस कार्यवाही कर रही थी तब पता चला कि नवसारी पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल करके पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने का पहले से ही मामला दर्ज है। तो उसके खिलाफ गुजरात एटीएस ने कार्यवाही की है। साथ ही ये पीएफआई की केरल में एक परेड हुई थी जिसमें जो लोग शामिल हुए थे, तो इसमें शामिल होने वाले में अब्दुल कादिर सैयद भी शामिल था और वो केरल में गया था, वहां पे उसने बकायदा परेड में हिस्सा लिया था। उसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है। हालांकि गुजरात में एनआईए की ओर से ज्यादा कोई कार्यवाही नहीं की गई, पहले छापेमारी की गई थी, लेकिन कल गुजरात झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है आज तक पर। क्या कहेंगे पीएफआई पर ये बड़ा एक्शन हुआ है, 5 साल का प्रतिबंध केंद्र सरकार की इस कार्रवाई के बारे में? केंद्र सरकार के इस फैसला का झारखंड की जनता, 3.25 करोड़ जनता स्वागत करती है, क्योंकि पीएफआई राष्ट्र विरोधी शक्तियां है। इनका काम है दंगा फसाद कराकर समाज में अराजकता पैदा करना। और जो विगत दिनों जिस तरह छापेमारी में जो प्रूफ आई है उससे साबित होता है कि ये जो सिमी था, सिमी का ही दूसरा रूप है। जब सिमी को बैंड किया तो ये उसका एक दूसरा रूप पीएफआई। झारखंड में भी हमने 2017 में इसको बैंड किया था। आज खुशी है कि केंद्र सरकार ने भी इस जो देश तोड़क शक्तियां हैं, जो समाज में अराजकता फैलाने वाली शक्तियां को भारत सरकार ने 5 साल के लिए बैंड किया। मैं स्वागत करता हूँ इसका। रघुवर दास जी, ये जो बड़ा एक्शन हुआ है ये सबूतों के आधार पर हुआ है। पीएफआई देश के कई राज्यों में पैर पसार रहा था, सक्रिय हो रहा था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अभी भी पीएफआई पर अगर ये एक्शन नहीं लिया जाता, पीएफआई के अभी भी कोई हिमायती हैं जो बचे हैं जो सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करेंगे? देखिए, इसका देश की जनता को और सभी राजनीतिक दल को इसका स्वागत करना चाहिए।
क्योंकि ये जो पीएफआई के लोग हैं, ये लोग विभिन्न विभिन्न संगठन बना के, महिलाओं का संगठन बना के, जो हिजाब का भी आंदोलन हुआ था इसमें भी पीएफआई का हाथ था। जो कर्नाटक में स्टूडेंट्स विंग बनाए हुए, महिला विंग बनाए हुए हैं, तो ये मैंने फिर कहा, ये देश तोड़क शक्ति और इन लोगों की है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना। जी शुक्रिया रघुबर दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़े हुए। रवीश, मध्य प्रदेश में पीएफआई मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हुए, और नेटवर्क की बात अगर की जाए तो नेटवर्क को लेकर यह बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि कोटा के बाद श्योपुर को पीएफआई अपना दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाह रहा था, जहां पर युवाओं को देशद्रोही और समाज में विध्वंस कैसे फैलाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती, यानी कि एक बहुत बड़ा खतरा था। जी बिल्कुल, बड़ा खतरा था। और जब एजेंसियों के पास ये इनपुट मिला, इस पूछताछ के बाद, मैं आपको बता दूं कि जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इस पूछताछ के बाद ये इनपुट मिला था एजेंसियों को कि आखिरकार क्यों श्योपुर को चुना गया। दरअसल आपको बताएं कि जो ज्यादातर इलाका है जहां पे पीएफआई अपने पैर पसार रहा था, तो वहां पर तो एजेंसियों की तीखी नजर बनी हुई थी, पैनी नजर बनी हुई थी, खासतौर से मालवा निमाड़ के क्षेत्र में, जहां की पीएफआई के ज्यादातर सक्रिय सदस्यों को हिरासत में लिया गया है कल की रेड में। तो ऐसे में पीएफआई को ये बखूबी पता था कि जिस जगह पे वहां से पहले से ही पैनी नजर रखी जा रही है, जहां पे सिमी जैसे संगठनों को पूरी तरीके से खत्म किया गया है, अगर वहां पर पीएफआई अपनी गतिविधियों को दोबारा शुरू करता तो वो आसानी से सबकी नजरों में आ जाता। और इसीलिए मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी छोर में स्थित श्योपुर का चुनाव किया गया था। श्योपुर दरअसल अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, और वहां पे आमतौर पर इस तरीके की गतिविधियों को लेकर के किसी तरीका का कोई शक किसी पे होता नहीं है। आमतौर पर श्योपुर का जब भी जिक्र आता है तो वो गरीबी के लिए आता है, पिछड़ेपन के लिए आता है, भुखमरी के लिए आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो श्योपुर का चुनाव इस वजह से किया गया था कि वहां पर अगर वो ट्रेनिंग कैंप बनाएंगे तो बहुत दूर का इलाका है, वहां तक बहुत ज्यादा एजेंसियों की नजर पहुंच नहीं पाएगी। ये उनको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, कभी ना कभी वो भांडा जरूर फूटेगा। हुआ भी यही। ये लंबे समय से आशंका थी एजेंसियों को, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में खरगोन में जो सांप्रदायिक घटना हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आई थी कि पीएफआई किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसी पोस्ट युवाओं के बीच में ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बना करके वायरल कर रहा है, जिसके जरिए खरगोन कई दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा की आग में तो झुलसा ही, लेकिन इसके बाद भी वहां पे माहौल कई दिनों तक, महीनों तक इसी तरीके से बना रहा कि वहां पर आखिरकार सोशल मीडिया को तकरीबन 1 महीने के लिए बैन करना पड़ा था। और यही पीएफआई का एक मोडस ऑपरेंडी था जो निकल के सामने आया था खरगोन की सांप्रदायिक हिंसा के बाद, कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके से लोगों को भड़काना है कि लंबे समय तक वहां पर हालात खराब रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। लेकिन पीएफआई के इस मंसूबे को एजेंसियों ने भांपा। जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस ने सबसे पहले ये इनपुट जो है वो इंटेलिजेंस को दिए थे। इंटेलिजेंस से ये इनपुट जो है अलग अलग एजेंसियों के जरिए, एटीएस के जरिए, फिर बाद में एनआईए तक पहुंचे। एनआईए ने इसीलिए जब देश के अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई की तो मध्य प्रदेश उसके फोकस पे था। और मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो इंदौर और उज्जैन, जहां पे पहले सिमी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, सक्रिय रहता था, उसी ठिकानों पे छापेमार कार्रवाई की गई। और यहां से जब लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, क्योंकि देखिए जो गिरफ्तारियां हुई थी 22 सितंबर को, वो तो सिर्फ इंदौर उज्जैन में हुई थी, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई हुई है इस गिरफ्तारी के बाद, तो उसमें सिर्फ इंदौर उज्जैन शामिल नहीं थे, बल्कि उसमें भोपाल, गुना, शाहजहांपुर, नीमच, श्योपुर, जहां पे जो पीएफआई अपना सेंटर बनाना चाह रहा था, वहां तक ये गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लोग लिए गए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिमी ने कितने कम समय में मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में अपने पैर पसारने शुरू किए।